क्योंकि जब हम इस चैप्टर को कंप्लीटली गो थ्रू करते हैं तो यहां पर 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे खास पहलू हैं जिन पर आपका ध्यान देना जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी दरअसल कॉम्बिनेशन है उन टेक्निक्स का जहां पर हम ऑर्गेनिजम्स का या ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस हुए एंजाइम्स का यूज करते हैं ह्यूमन के लिए किसी बेनिफिशियल, किसी यूजफुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर सर्विसेज को बनाने के लिए। इस टेक्निक के थ्रू हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं विशाल आप सभी का अगेन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी की सेहत बहुत अच्छी होगी और प्रिपरेशन चल रही होगी जबरदस्त। डियर स्टूडेंट, पिछले पॉडकास्ट सेशंस में आप सभी का जो स्नेह, प्रोत्साहन और सुझाव हम तक पहुंचे हैं उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि डियर स्टूडेंट, इन पॉडकास्ट सेशन से जो आपका रिवीजन हो रहा है इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपके नीट एग्जामिनेशन में और आप अपने रिवीजन को कहीं ज्यादा पुख्ता कर पाएंगे ताकि आप बेहद कॉन्फिडेंस के साथ में आपके नीट एग्जामिनेशन में अपीयर हो। साथ ही साथ मैं अगेन आपको अश्योर कर देता हूं कि जो कुछ हम यहां पर इन सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस के ही अकॉर्डिंग है। जो एनटीए ने आपके नीट सिलेबस में टॉपिक्स रखे हैं हम उन्हीं को यहां पर डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी आपका टाइम यूं ही जाया ना हो, आप टू द पॉइंट एकदम स्पेसिफिक होकर अपने रिवीजन को आगे बढ़ाएं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो भी हम टॉपिक्स देखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और जो भी एग्जांपल्स देखेंगे ये सभी आपके एनसीईआरटी के ही होंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर साथ में बने रहिएगा एंड तक ताकि हर एक पॉइंट को मैं आपके माइंड में एकदम क्लियर करता चलूं। बायोटेक्नोलॉजी का आज हम ये सेशन लेने जा रहे हैं जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। डियर स्टूडेंट, इसमें हम बेसिक से लेके स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजों को उस डेप्थ तक समझने की कोशिश करेंगे जो आपके नीट के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से हर एक पॉइंट को समझते चलिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इसे एंड तक पॉइंट बाय पॉइंट ग्रैस्प करते चलेंगे तो आपको बेहद कॉन्फिडेंस के साथ में इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किया है ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। डियर स्टूडेंट, ये अपने आप में क्लियर पिक्चर आपके सामने रखने में इतना ज्यादा कारगर नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम इस चैप्टर को कंप्लीटली गो थ्रू करते हैं तो यहां पर 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे खास पहलू हैं जिन पर आपका ध्यान देना जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल और प्रोसेसेस के साथ साथ टूल्स का भी जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर स्टूडेंट, हम लोग जो यहां पर डिस्कस करेंगे ना केवल प्रिंसिपल बल्कि टूल्स और साथ साथ में प्रोसेसेस का भी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी जो टॉपिक है उसके बारे में। बायोटेक्नोलॉजी दरअसल कॉम्बिनेशन है उन टेक्निक्स का जहां पर हम ऑर्गेनिजम्स का या ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस हुए एंजाइम्स का यूज करते हैं ह्यूमन के लिए किसी बेनिफिशियल, किसी यूजफुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर सर्विसेज को बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट, ऑल्दो इसके लिए वाइडली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी है, जिसके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स का या सेल का या इसके किसी पार्ट का, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का, ताकि कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज बनाई जा सकें। डियर स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी में ना केवल हमारी कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स आती हैं बल्कि इनके साथ साथ जुड़े हुए प्रोसेसेस भी शामिल हैं। हम यहां पर इनके अंदर में शामिल करते हैं जीन थेरेपी को, इवन दो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को भी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को भी और इसी के साथ साथ डीएनए वैक्सीन को भी। तो डियर स्टूडेंट, जब हम बात यहां पर कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की तो इस टेक्निक के थ्रू हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? दरअसल अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हम कोई एक्स्ट्रा जीन इनकॉर्पोरेट करते हुए उससे आप कह लीजिए कि इस तरह के फिनोटाइप्स प्रोड्यूस करवाएं जो नेचुरली तौर पर उस ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते
और ये अपने आप में वो प्रोडक्ट बना पाते हैं जो कि हम ह्यूमन के लिए लाभदायक होते हैं। इसके लिए जो तरीका यूज कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो फादर हैं पॉल बर्ग, इन्हें 1980s में उनके इन प्रयासों के चलते नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डियर स्टूडेंट, अब हम जिन पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं वहां पर से हम बात करेंगे इनके प्रिंसिपल की, जो कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी की है। डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स के बारे में जिक्र करते हुए यहां पर उन दो स्पेसिफिक टेक्निक के बारे में आपकी एनसीईआरटी जिक्र करती है, जिनमें से एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है और दूसरी केमिकल इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ हिस्सा हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन अगर हम इसे रिपीट कर दें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम दरअसल जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उनके नेचर में बदलाव करते हैं और इसका सीधा परिणाम हमारे उन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में, उनके फिनोटाइप्स में हमें देखने के लिए मिलता है। और जहां केमिकल इंजीनियरिंग की बात है तो यह रेफर करता है उन कंडीशंस से जो कि हमारे उन ऑर्गेनिजम्स के, उन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के प्रॉपर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ताकि उनसे वे सभी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे हमारे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स या फिर एंजाइम्स प्रोड्यूस हो सके इन लार्ज एक्सटेंट। जिन टेक्निक्स का हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं वहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, जीन ट्रांसफर करना और साथ ही साथ जीन की क्लोनिंग करना भी शामिल है। ये तीनों ही प्रोसेसेस अल्टीमेटली हमारे उस गोल को अचीव करने में मदद करती हैं जहां पर अनडिजायरेबल जीन्स को हम ट्रांसफर नहीं करना चाहते और डिजायरेबल जीन्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं। और ऐसा सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में सफलता मिली थी कोहेन एंड बॉयर को 1972 में, जहां उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सेपरेट किया था फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, जो हमारा बैक्टीरिया है, जो आपने सुना होगा टाइफॉइड भी कोज करते हैं, उनके प्लाज्मिड से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने अलग करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन की थी। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने में भी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं तो इनके लिए 3 जो स्टेप्स हैं इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कि हम यहां पर आइडेंटिफाई कर पाएं कि हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है ये कहां पर किस ऑर्गेनिज्म में लाई कर रहा है। फिर उसके बाद आइसोलेशन करना, जो कि सेकंड स्टेप है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, और इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डीएनए इन आवर होस्ट ऑर्गेनिज्म। तीसरा स्टेप फिर आता है इसका मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए इन होस्ट, यानी कि वहां पर मेंटेन भी रहे हमारा जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया है, वो मेंटेन भी रहे, साथ ही साथ हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट भी बनाए। तो ये तीनों स्टेप जो हैं जब ये फुलफिल्ड होते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जो हमने फॉर्म किया है ये सक्सेसफुल रहा है। डियर स्टूडेंट, अगर हम यहां पर केवल जैसे ट्रांसफर कर देते हैं हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन अ पर्टिकुलर होस्ट, इससे हम सीधे तौर पर यह तय नहीं कर सकते कि हमारा वो डीएनए, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपनी संख्या भी बढ़ाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको एक खास रीजन के बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है, जो कि होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट, जब कभी भी किसी एक डीएनए में आप रेप्लिकेशन करने की क्षमता देना चाहें तो आपको यह बात तय करनी होगी कि वहां पर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो। अगर हम जैसे रेप्लिकेशन की ही बात करते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए में, तो वहां पर भी ओआरआई साइट जो होती है वो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही होती है। तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होस्ट सेल के अंदर जाकर खुद के नंबर बढ़ा पाए, इसके लिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूरी है। और अगर उसके अंदर ये ऑरिजिनल रेप्लिकेशन मौजूद है, ये साइट मौजूद है, तो आप यहां पर उसकी कॉपीज बढ़ते हुए भी देख पाएंगे।
और इसे ही कहा जाता है डीएनए क्लोनिंग। जो क्लोन वर्ड आता है इसका मतलब होता है कि जैसा पेरेंटल मॉलिक्यूल था वैसा ही एग्जैक्ट हमारा जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है वो भी फॉर्म हो गया है। तो एकदम एग्जैक्ट क्लोन की तरह से है। तो चूंकि जो डीएनए हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने शुरुआत में लिया है, इसके जैसा ही दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल यहां प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इसे डीएनए क्लोनिंग भी कह देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब ये क्लोनिंग की बात हमारे माइंड में क्लियर हो जाती है, तो ऐसे में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत है उनको भी हमें जानना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, इन एंजाइम्स को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और अगर मैं और स्पेसिफिकली बात करूं तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्चुअली में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं। मैं थोड़ा सा इस वर्ड को अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो वर्ड आ रहा है ये उन खास कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियेजेस को रेफर कर रहा है जो कि एक डीएनए में मिडल रीजन से कट करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो होते हैं ये हमारे डीएनए को किसी मिडल रीजन से कट करते हैं, इसलिए हम इन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। अब आपके माइंड में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिरकार ये मिडल रीजन जो है ये तय कैसे होता है। डियर स्टूडेंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दरअसल साइट स्पेसिफिक कटिंग करते हैं डीएनए की। दरअसल वो एक खास सीक्वेंस को पहचानते हैं एक डीएनए में और वहीं पर जाकर अटैचमेंट करते हैं और फिर डीएनए की कटिंग करते हैं। तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये अल्टीमेटली वो स्पेसिफिक न्यूक्लियस है जो खास सीक्वेंस को पहचान कर वहां जाकर डीएनए को कट करेगा। और ऐसा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम बना रहे हैं इसमें हम दरअसल उस डीएनए के साथ एक एक्सटर्नल एक फॉरेन जीन को अटैच करने जा रहे हैं जिसमें वो पहले से मौजूद नहीं थी। और ऐसे में जो ये एक्स्ट्रा डीएनए की जो हम बात कर रहे हैं इसे कहा जाता है वेक्टर डीएनए। ये एक वेहिकल है जो कि हमारे डिजायर्ड जीन को होस्ट जो हमारा स्पेसिफिक होस्ट है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराने में मददगार होता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए जिन दो बातों की हमने यहां पर जिक्र करी है, जिन दो आइडेंटिटीज की रिक्वायरमेंट की बात हमने करी है, वो एक है वेक्टर और दूसरा है हमारी डिजायर्ड जीन। तो वेक्टर के बारे में हम थोड़ा सा और यहां डिस्कस कर ले कि आखिरकार वेक्टर होता क्या है। जैसा मैंने आपको बताया ये एक वेहिकल डीएनए ही है। वेहिकल डीएनए का मतलब क्या है, जैसे मैं सपोज एक आपको एग्जांपल तौर पर समझाऊं, आपको अगर एक पर्टिकुलर कोरियर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और इसमें आप मदद लेते हैं किसी कोरियर सर्विस की, तो वो किसी व्हीकल आप कह सकते हैं किसी ट्रांसपोर्ट ट्रक्स के थ्रू आपके जो कुरियर है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो व्हीकल कहने का तात्पर्य यहां पर यही है कि जो हमारा ये स्पेसिफिक डीएनए वेक्टर डीएनए है इसमें इंट्रोड्यूस कराकर ही हम अपने डिजायर्ड जीन को बाहर से एक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराने में सक्षम हो पाते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। पर यहां पर एक सवाल और हमारे माइंड में आ सकता है और वो क्या है कि आखिरकार जब हम कटिंग यहां पर कर रहे हैं डीएनए की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करते हुए, तो आखिरकार इनकी अटैचमेंट कैसे होगी। डियर स्टूडेंट, अगेन ये भी एंजाइम ड्रिवन प्रोसेस ही होती है और जिस एंजाइम को हम यहां यूज करते हैं उसे कहा जाता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज वो एंजाइम है जो कि हमारे वेक्टर डीएनए के साथ हमारे डिजायर्ड जीन को लाकर अटैच करने का काम करता है। अभी जो जो पॉइंट हमने यहां पर अभी डिस्कस किए हैं इनको और डिटेल में हम फर्दर अगले सेक्शन के अंदर में डिस्कस करेंगे जहां पर हम बात करेंगे स्पेसिफिक टूल्स की। तो डियर स्टूडेंट, आई होप जो प्रिंसिपल के तौर पर हमने इन चीजों को डिस्कस किया है वो अच्छे से हमारे माइंड में क्लियर हो चुके हैं और हम आगे जो टूल्स को यूज किया जाता है हमारी बायोटेक्नोलॉजी में उनको डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
हम यहां पर जब टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो 3 हमारे स्पेसिफिक जो टूल्स हम यहां पर यूज करते हैं वो तीनों हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स और साथ ही साथ कॉम्पिटेंट होस्ट। इनमें से जो शुरुआती 2 हैं इनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमने अभी ले ली है। कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो दरअसल ये हम उन सेल्स की या ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर हम हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए उन्हें कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम बनाना जरूरी है ताकि वो प्रॉपर हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर सस्टेन कराकर हमारे डिजायर्ड जीन्स को एक्सप्रेस करा सकें। तो डियर स्टूडेंट, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने अभी तक जाना है उसके बारे में थोड़ी और डिटेल में अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आर्बर, स्मिथ और नेथन, इन साइंटिस्ट ने सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यह आइसोलेट किया था। यहां पर जिस एंजाइम के बारे में, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं यह है HIND2, HIND2। आप दरअसल इस नाम को अगर समझने की कोशिश करें तो यह अपने आप में वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe जो बैक्टीरिया है इसके अंदर में नेचुरली तौर पर पाया जाता है। इन साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया से HIND2 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको एक्सट्रैक्ट किया था और फर्दर इसके अंदर यह बात ऑब्जर्व करी कि यह एक खास सीक्वेंस, एक 6 बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके डीएनए में कटिंग करता है एट स्पेसिफिक प्लेस। आपकी एनसीईआरटी में इस HIND2 जो नाम को रेफर किया गया है इसके ओरिजिनेशन का भी तरीका बताया गया है कि आखिरकार किस तरीके से एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेम किया जाता है। जो वर्ड आप यहां पर देख रहे हैं HIND2, इसमें अगर हम स्टार्ट से देखें तो जो H जो यहां पर अल्फाबेट आ रहा है यह स्टैंड कर रहा है हीमोफिलस के सबसे पहले अल्फाबेट के लिए और IN जो है यह बाद के, जैसे हम लोग बात करते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe तो इसमें जीनस का जो नाम है हीमोफिलस तो यहां पर H जो है यह उससे डिराइव किया गया है और इन्फ्लुएंजाe जो है स्पीशीज नेम उसका IN जो शुरुआत के 2 अल्फाबेट्स हैं वो यहां पर लिए गए हैं यहां से। तो HIN, आई होप ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद जो D आप यहां पर बात कर रहे हैं यह दरअसल स्ट्रेन को रेफर करता है और इसके बाद का जो 2 रोमन नंबर के रूप में आप देखते हैं यह रेफर कर रहा होता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम। दरअसल हमारे इस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe जो बैक्टीरिया है इसमें केवल HIND2 ही एकमात्र रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, इसके अलावा और भी हैं। तो इसकी आइसोलेशन के ऑर्डर को यहां पर 2 से रेफर किया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि HIND2 वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe के डी स्ट्रेन में 2nd नंबर पर आइसोलेट किया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे आपने सुना है EcoR1, ये वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारा जो कि इस्चिरचिया कोलाई, E है यहां पर फॉर इस्चिरचिया एंड कोलाई का CO, तो ECO आ गया और फिर R यहां पर स्टैंड कर रहा है इसकी स्ट्रेन को बताते हुए और 1 बता रहा है कि यह सबसे पहला एंजाइम था जो कि आइसोलेट किया गया। तो EcoR1 भी हम यहां पर इसके थ्रू क्लियर कट समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। फर्दर इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कस करते हुए आपके एनसीईआरटी में जो एक और स्पेसिफिक टर्म आता है सामने, जिसे हम कह रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस दरअसल वो कैटेगरी ऑफ एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को कट करने में सक्षम होते हैं। एंडोन्यूक्लियस को जैसे हमने कहा कि ये किसी डीएनए सेगमेंट को मिडल से कट करते हैं, ऐसे ही एक्सोन्यूक्लियेसेस जो होते हैं ये टर्मिनल रीजन से कट करते हैं। अगर एक डीएनए में आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो उसका एक एंड और दूसरा एंड, अगर कोई इन दोनों एंड पर से एंजाइम कटिंग करना शुरू करता है डीएनए की,
तो वो एक्सोन्यूक्लियस कहलाएगा। और दूसरी बात जो हमने हमारे एंडोन्यूक्लियस के बारे में करी थी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स हैं जो खास सीक्वेंस को पहचान कर डीएनए पर कटिंग परफॉर्म करते हैं, उसे कट करते हैं। तो ये सीक्वेंसेस अपने आप में क्या मायने रखते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट, ये सीक्वेंसेस दरअसल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। पैलिंड्रोमिक को लेकर आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड रेफर किया गया है, जैसे मलयालम। इसमें आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से अगर पढ़ा जाए तो यह वर्ड सेम ही बनता है, लेकिन इसको समझने में अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। मैं आपको चाहता हूं कि आप क्लियर तरीके से समझें कि एक्चुअल में पैलिंड्रोम कैसे अप्लाई हो रहा है हमारे डीएनए के केस में। दरअसल डीएनए के अगर दो स्ट्रैंड में आपके सामने रेफर करूं और इको R1 जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है वो अगर आपको बताऊं तो ये है GAATTC। डियर स्टूडेंट, ये सीक्वेंस GAATTC जो है एक सिंगल स्ट्रैंड पर है। इसी के कॉम्प्लीमेंट्री हम अगर पाएं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जैसे ये सीक्वेंस है GAATTC, ऐसे ही दूसरा स्ट्रैंड जो है उसमें भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर हम बढ़ेंगे तो भी ये सीक्वेंस सेम ही आएगा। दरअसल यहां पर जो रूल अप्लाई हो रहा है कॉम्प्लीमेंटरिटी का, मतलब यह है कि G पेयर करता है C के साथ में, यानी ग्वानिन जो कि नाइट्रोजनस बेस होता है डीएनए पर, यह साइटोसिन के साथ में पेयर करता है। ऐसे ही A यानी एडेनिन पेयर करता है T थाइमिन के साथ में, और ऐसे ही ये आगे बढ़ते हुए जो कॉम्प्लीमेंटरिटी हम देख रहे हैं, इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एक स्ट्रैंड पर सीक्वेंस है, दूसरे स्ट्रैंड पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम वही सीक्वेंस बनती है। अगर इस तरह का सिनेरियो हम डीएनए में देख रहे हैं तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस कहलाएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इसे यूं कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि GAA AAG वो होगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जी नहीं, ठीक है। तो मलयालम को सही तरीके से समझने का तरीका यही है कि आप यहां पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को यहां पर मानकर चलें और उनमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो सीक्वेंस जा रही है उसे कंपेयर करें, तभी आप यहां पर सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि कौन सा सीक्वेंस एक्चुअल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है सबको। अब इसी के साथ साथ अगर मैं इको R1 जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अगर इसके कट करने की साइट भी आपको बताऊं तो दरअसल ये GAATTC सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए जो सबसे पहला G यहां पर लाई कर रहा है उसके जस्ट बाद में कटिंग परफॉर्म करता है। अगर ये कटिंग दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड पर हो रही है, जो कि ऑब्वियस होती भी है, हम पाएंगे कि हमारे डीएनए में एंड्स जो क्रिएट हुए हैं उनमें एक डीएनए स्ट्रैंड दूसरे के मुकाबले लंबा है, और ऐसे में जो ये एंड्स बनते हैं इन्हें स्टिकी एंड कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसी तरीके से कट करता है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक डीएनए को ऐसे कट करते हैं कि उसके दोनों स्ट्रैंड्स एकदम इक्वल ही साइज के हों। और ऐसे में एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो इको R1 है और हिंड 3 जो है ये दोनों ही स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हमारा हिंड 2 और इको R2 ये दोनों ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्लंट एंड्स बनाते हैं। तो ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स के बीच का डिफरेंस जो है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब कभी हम लोग एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी डिजायर्ड जीन है वो हमारे वेक्टर डीएनए के साथ में अच्छे तरीके से अटैच हो जाए, और इसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारे जिन एंजाइम्स को हम यूज कर रहे हैं वे स्टिकी एंड्स बनाएं। और इसमें एक बात और आपको समझनी जरूरी है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप हमारे डिजायर्ड जीन को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम इट्स सोर्स डीएनए,
उसी एंजाइम को यूज करते हुए वेक्टर डीएनए को भी कट किया जाता है। आप बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है? डियर स्टूडेंट, इसको समझने के लिए अगेन मैं आपसे एक एग्जांपल यहां पर शेयर कर रहा हूं। जैसे सपोज करिए आपने एक नाइफ को यूज किया है जो कि जिग-जैग एंड्स बनाती है। ठीक है, आजकल मार्केट के अंदर इस तरह की नाइफ्स होती हैं कि जो जिग-जैग आप कह लीजिए कि एंड्स बनाती हो। और अगर हम जहां पर एक नॉर्मल जो हमारी नाइफ होती है उससे अगर किसी आप कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो उससे जो एंड्स बनते हैं वो एकदम प्लेन बनते हैं। अगर हम यहां पर एक जिग-जैग वाली नाइफ से कट एंड को अगर हम जोड़ना चाहें हमारी प्लेन एंड ऑब्जेक्ट से जो कि हमने प्लेन नाइफ को यूज करते हुए बनाया है, तो क्या ये प्रॉपर अटैच हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ऐसे में ये जो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इनको अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज में लेना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो वेक्टर डीएनए है वो हमारे डिजायर्ड जीन के साथ में प्रॉपर तरीके से अटैच हो, तो दोनों के एंड्स भी यहां पर एक दूसरे से कंपैटिबल होने चाहिए। तो सपोज अगर मैंने इको R1 को यूज करते हुए वेक्टर डीएनए को कट किया है तो उस पे जो एंड्स बनेंगे वैसे ही एंड्स मेरे डिजायर्ड जीन के पास में भी होने चाहिए। अगर वे दोनों सेम होंगे तो एग्जैक्ट आकर उनकी पेयरिंग होगी और अटैचमेंट किया जा सकेगा। और अटैचमेंट के लिए अगेन हम यूज करेंगे हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ चुका है कि आखिरकार ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं इनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हुए हमारे डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़कर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। पर यहां आपको एक और बात की ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी एनसीईआरटी में एक और स्पेसिफिक टेक्निक का यहां पर जिक्र किया गया है जो कि है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि आखिरकार इस टेक्निक की क्या रिलेवेंस है हमारी बायोटेक्नोलॉजी में। देखिए डियर स्टूडेंट, जब आप सोर्स डीएनए से अपनी डिजायर्ड जीन को अलग कर रहे होते हैं, मैं इसको अगर आपको कंप्लीट विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूं तो आप समझिए जैसे एक सेल में कंप्लीट डीएनए है, उसमें से एक खास जीन को ही आपको अलग करना है। तो आप किस तरीके से अलग करोगे? आप सबसे पहले इस जो कंप्लीट डीएनए है इसको आप कट कर लेंगे। कट करने के बाद किससे कट करेंगे? ऑब्वियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करते हुए आप कट करेंगे। कट करने के बाद ये फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, इसके टुकड़े बन जाएंगे अलग अलग। अब इन टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े में ही आपका डिजायर्ड जीन होगा, है कि नहीं? आप चाहते हैं कि आपका डिजायर्ड जीन ही आप अलग कर लें बाकी सभी सेगमेंट्स ऑफ डीएनए से। तो यह करने के लिए आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करते हैं। यह टेक्निक क्या है? दरअसल यहां पर आप एक जेल स्लैब पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हुए उन सभी डीएनए सेगमेंट्स को रन कराते हैं। रन कैसे कराएंगे? दरअसल हमारा डीएनए अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह पूछा भी गया है कि डीएनए जो है इस पर किस तरीके का चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है हमारा डीएनए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट्स। तो सभी डीएनए सेगमेंट जो है वो नेगेटिव चार्ज होंगे। जब कभी ऐसे नेगेटिव चार्ज या मैं कहूं किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को आप एक जेल पर रन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण से यह पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में मूव करता है। और ऐसे में जब ये सभी डीएनए सेगमेंट्स मूव करेंगे तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्जर फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो थोड़े स्लो मूव करते हैं। और जो साइज में छोटे स्मॉलर होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, ये फास्ट मूव करते हैं। और ऐसे में हमारे अलग अलग जो डीएनए सेगमेंट्स हैं ये अलग अलग रीजन ऑफ जेल पर हम देख पाएंगे। अब आप एक ये सवाल भी आता है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि अगर आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर
इन डीएनए को ऑब्जर्व करना हो तो आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट, यहां पर यूज किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड का। इथिडियम ब्रोमाइड हमारे डीएनए के साथ में जाकर अटैच हो जाता है और जब हम यूवी लाइट के एक्सपोजर में इसे ऑब्जर्व करते हैं तो यह ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप यह भी चीज क्लियर है। तो होगा क्या कि हमारा डिजायर्ड जीन जो है यह भी यहां पर अलग हो चुका होगा। ठीक है, बाकी सभी फ्रेगमेंट्स भी और हमारा डिजायर्ड जो आप कह लीजिए कि जीन है वो वाला सेगमेंट भी अलग हो गया होगा। और फिर जेल से कट आउट करके इल्यूजन के माध्यम से हम हमारे उस डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फर्दर हम तैयार रहते हैं इसे किसी वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई होप यह प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी सवाल बन जाते हैं। अब हम हमारे अगले टूल के बारे में बात करते हैं डिटेल में, जो कि है क्लोनिंग वेक्टर। हम ये बात जान चुके हैं कि क्लोनिंग वेक्टर दरअसल एक व्हीकल की तरह से काम करता है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ आवर डिजायर्ड जीन इन आवर कॉम्पिटेंट होस्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमारे वेक्टर में कुछ खास तरह के कह लीजिए कि सीक्वेंसेस का मौजूद होना जरूरी है, कुछ खास साइट्स का मौजूद होना जरूरी है। आमतौर पर जिन वेक्टर्स का हम एक्सक्लूसिवली यूज करते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इसके अंदर में प्लाज्मिड्स हैं, बैक्टीरियोफाजेस हैं, बैक यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यैक, इनका हम मेजर तौर पर यूज करते हैं इंक्लूडिंग और ट्रांसपोजोन्स। लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा जिन पर हम डिपेंडेंट हैं यूज करने के लिए उनको वेक्टर की तरह से, दीज आर प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज। तो अगेन हम उस पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी वो जगहें हैं, कौन कौन सी वो साइट्स हैं जिनका प्रेजेंस होना एक वेक्टर पर कंपलसरी है, जरूरी है उसको एक एफिशिएंट वेक्टर बनाने के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है दैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमने पहले भी अपने इस सेशन में डिस्कस किया है कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिलेवेंस, उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर हमारे डीएनए में, अगर हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये पार्ट मौजूद नहीं होगा तो इसमें कॉपीज बनाने की क्षमता नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा और आपको इस प्रोसेस से आप कह लीजिए कि थोड़ा और डेप्थ पर लेके चलता हूं कि अगर हमारी इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की एब्सेंस रहती किसी वेक्टर में, तो जब हमारी सेल जिसके अंदर में हमने ये इंट्रोड्यूस किया है, जब वो सेल डिवाइड करेगी तो किसी एक सेल के पास में ही हमारा वो डीएनए मटेरियल चला जाएगा। दूसरी जो आप कह लीजिए कि सेल बनी है डिवीजन के बाद में, उसके पास वो डीएनए होगा नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो ना केवल प्रोडक्ट एफिशिएंटली बनाए बल्कि उसकी संख्या भी बढ़ती रहे। काम करने के लिए अगर एक व्यक्ति ही लगा रहे तो काम होने की जो गति है वो स्लो पड़ जाती है। तो इसमें एफिशिएंसी आ जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसमें यूज होने वाले वेक्टर के पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद रहे। अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो वहां पर रेप्लिकेशन परफॉर्म होगी और वो एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जब हमारी वो होस्ट सेल डिवाइड करेगी तो दोनों सेल्स के पास में हमारा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाएगा। क्लियर ये चीज? तो रेलेवेंस आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है। सेकंड जो बात आती है दैट इज क्लोनिंग साइट। आप बोलेंगे सर क्लोनिंग साइट क्या है? ये कोई अलग जगह नहीं है। दरअसल जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अपनी स्पेसिफिक साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन जगह पर कटिंग परफॉर्म करते हैं, क्या उसी जगह पर हमारा डिजायर्ड जीन भी अटैच हम करते हैं? यस। तो यही वो जगह है जिनको क्लोनिंग साइट भी कहा जा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर है। यानी कि जब कभी एक रेस्ट्रिक्शन साइट को हम ऑब्जर्व करते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करते हैं, इनको कट करते हैं, उसी जगह पर लाकर हम हमारी डिजायर्ड जीन को अटैच करते हैं, तो यही जगह क्लोनिंग साइट
कही जाती है। हमारे बहुत सारे एक्सटेंसिव यूज होने वाले जो ऐसे कह लीजिए वेक्टर्स हैं, उनमें मल्टीपल ऐसे क्लोनिंग साइट्स होते हैं जो पॉलीलिंकर्स या MCS मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स कहे जाते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन भी है जिसे कहा जा रहा है PBR 322। यह दरअसल एक एक्सटेंसिवली यूज किया जाने वाला वेक्टर है जहां पर P स्टैंड करता है फॉर प्लाज्मिड और BR जो है ये जो साइंटिस्ट इनको आप कह लीजिए जिन्होंने बनाया था उनके नाम पर है, बॉलिवर और रॉड्रिक्स के ऊपर में। अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो यहां पर आप दरअसल मल्टीपल साइट्स देखेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन से आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो जीन है वहां पर आप PST1, PVU1 ये हमारे एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक हमारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। फर्दर हम आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पर EcoR1, CLA1 और HIND3 को देखते हैं। फर्दर हम यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की तरफ जब जाते हैं तो यहां पर हम पाते हैं BAMH1 और इसी के साथ साथ SEL1। अगला एक और जो रेस्ट्रिक्शन साइट यहां पर मौजूद है वो ROP जीन के अंदर में रहता है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन एक्सप्रेस करती है जो रेप्लिकेशन में मदद करती है, और जो साइट है यहां पर दैट इज PVU2। तो डियर स्टूडेंट, ये PBR 322 इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि मल्टीपल ऐसे रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जो कि क्लोनिंग साइट की तरह से एक्ट करते हैं। यहां पर हम हमारी डिजायर्ड जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले रीजन की जो कि एक वेक्टर में मौजूद होना चाहिए, और इसे कहा जाता है सेलेक्टेबल मार्कर्स। डियर स्टूडेंट, सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है? जब हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA है यह हमारे होस्ट सेल्स में एंटर कर जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि सभी होस्ट सेल के अंदर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो इंट्रोड्यूस हो ही जाएगा। जिन भी होस्ट सेल के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA पहुंच जाता है उन्हें हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स, और जिनके अंदर ऐसा नहीं हो पाता वे कहे जाते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, चूंकि हम लोगों को हमारा प्रोडक्ट जो है वो होस्ट से बनवाना है तो हमारे काम के जो हैं वो केवल ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं। तो इन सेलेक्टेबल मार्कर्स को यूज करते हुए आप कह लीजिए कि सेलेक्टेबल मार्कर की रेलेवेंस को अगर हम समझें तो इनको यूज करते हुए हम ये बात का पता लगा सकते हैं कि आखिरकार कौन से होस्ट सेल हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। इसलिए हम इसे नाम दे रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, जिनको यूज करते हुए हम सेलेक्ट आउट कर सकते हैं कि कौन से होस्ट सेल्स यहां पर ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। और इसके लिए हम जिनका यूज करते हैं वे आमतौर पर या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कलर शो करें। तो पहले हम यहां पर जिक्र कर लेते हैं हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का। हमारे PBR 322 को डिस्कस करते हुए भी हमने यह बात वहां पर देखी थी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वहां मौजूद थी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी वहां मौजूद थी। ये दोनों ही जो जीन्स हैं ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। इसको अगर हम अप्लाई होते हुए देखने की कोशिश करें तो सपोज करिए अगर ये PBR 322 हम वेक्टर के रूप में यूज कर रहे हैं और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है, ये PBR 322 जिस भी होस्ट सेल के अंदर में एंटर कर जाएगा, क्या वो होस्ट सेल अब एम्पिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक होता है, आमतौर पर ये हमारे उन होस्ट सेल को किल कर सकते हैं, ठीक है ना, एम्पिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन की मौजूद है तो क्या वो सरवाइव कर जाएगा ऐसी कंडीशन में? आई होप ये समझ पा रहे हैं आप।
जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं जिनके अंदर ये PBR 322 पहुंच गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के साथ, और दूसरी तरफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है जिसके अंदर हमारी PBR 322 नहीं पहुंच पाई, अगर इन दोनों को मैं एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में ग्रो कराने की कोशिश करूं तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि एंटीबायोटिक्स उनको किल कर देंगे, लेकिन जिनके अंदर हमारी ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मौजूद है यानी PBR 322 जिनके अंदर एंटर कर चुका है, वे ट्रांसफॉर्मेंट्स ऐसी मीडियम में सर्वाइव कर जाते हैं। तो क्या ये सेलेक्ट आउट करने का, छांटने का तरीका है? यस। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स को ऐसे यूटिलाइज किया जाता है। इसका एक और तरीका जो हम लोग यहां पर अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा है कि हम यहां पर कुछ एंजाइम्स को भी यूज कर सकते हैं जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कलर देते हैं। इसके लिए हम लोग एक्सटेंसिवली जिस एंजाइम का जिक्र करते हैं वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब एक वेक्टर में प्रेजेंट होता है और वो जिस होस्ट सेल में एंटर कर जाए वो यहां पर ब्लू कलर शो करता है। तो यह भी एक पहचाने जाने का तरीका होता है। हालांकि यहां पर एक बात आपको समझनी होगी कि अगर किसी ऐसी एंजाइम के अंदर ही हमारी क्लोनिंग साइट मौजूद है और हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो उसी क्लोनिंग साइट पे हमने आप कह लीजिए कि इंसर्ट करवाया है, तो वो जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को जैसे मैं यहां पर एग्जांपल में ले रहा हूं, क्या वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन ऐसी कंडीशन में एक्सप्रेस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मली हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन है वो जब तक इंटैक्ट रहेगी तब तक उस पर एक्सप्रेशन होकर प्रॉपर एंजाइम फॉर्म होगा। लेकिन अगर इसके बीच में रेस्ट्रिक्शन साइट है, क्लोनिंग साइट है, और हमने यहां पर हमारा आप कह लीजिए कि डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब तो ये वैसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगी और हमें वहां पर कलर शो नहीं होता। तो ये भी एक तरीका है यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में इसे यूटिलाइज करने का। और ये जो प्रोसेस हमने देखी कि अगर हम यहां पर डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कर दें क्लोनिंग साइट पर और हमारी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन एक्सप्रेस नहीं हो, वहां पर कलर भी शो नहीं हो, तो ऐसे में इसे कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी कि हमारी डिजायर्ड जीन अगर यहां इंसर्ट हो गई तो जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर? अब हम हमारे उस फोर्थ रीजन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एक वेक्टर में होना चाहिए। हालांकि ये जो हम पार्ट देख रहे हैं ये स्पेसिफिकली जैसे प्लांट्स के अंदर अगर हमें इंट्रोड्यूस कराना हो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके लिए यहां पर ये यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जब कभी किसी स्पेसिफिक प्लांट को हम टारगेट कर रहे हों, आमतौर पर जैसे डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनको टारगेट कर रहे हों, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हमारे एक स्पेसिफिक बैक्टीरियल प्लाज्मिड को। दरअसल बात यहां पर हो रही है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस की। यहां एक जो प्लाज्मिड पाया जाता है जिसे कहा जाता है TI प्लाज्मिड, ये कैपेबल बनाता है इस बैक्टीरिया को कि ये यहां पर उस प्लांट सेल को इन्फेक्ट करे और अल्टीमेटली TI प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर दे इनसाइड प्लांट सेल। तो जो पार्ट ऑफ डीएनए इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जो कि TI प्लाज्मिड पर ही है उसे कहा जाता है tDNA। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसमें से जो भी पार्ट हमारे उस प्लांट के अंदर में प्रॉब्लम या फिर आप कह लीजिए डिजीज क्रिएट कर सकता है, उस पार्ट को अगर हम हटा दें और उसकी जगह हमारी डिजायर्ड जीन लगा दें, तो यहां ये TI प्लाज्मिड एक प्रॉपर वेक्टर की तरह से काम कर सकता है और हमारी डिजायर्ड जीन को हमारे होस्ट प्लांट सेल के अंदर पहुंचा सकता है। साथ ही साथ हम कुछ स्पेसिफिक रिट्रोवायरसेस को भी यूज करते हुए एनिमल सेल्स को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि रिट्रोवायरस आमतौर पर जैसे हमारे क्या यूकैरियोटिक सेल्स को, एनिमल सेल्स को होस्ट सेल की तरह यूज करते हैं, तो उनको डिसआर्म करके, यानी कि जो वायरस के पार्ट, जो वायरस के प्रोटीन्स एनिमल सेल के अंदर में डिजीज कॉज कर दें, उसको हटाकर हमारी डिजायर्ड जीन अगर वहां लगा दी जाए, तो ऐसे में वो रिट्रोवायरल जो डीएनए है ये भी एज अ वेक्टर काम कर सकता है
और एनिमल सेल के अंदर हमारे डिजायर्ड जीन्स को पहुंचा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने हमारे क्लोनिंग वेक्टर में जो जो स्पेसिफिक पार्ट्स मौजूद होने जरूरी हैं ताकि वो एक एफिशिएंट वेक्टर की तरह से काम करें, ये बात हम समझ चुके हैं, उन पार्ट्स को समझ चुके हैं। अब जो हमारा तीसरा जो यहां पर इंपॉर्टेंट आपका ये टूल है, दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट। ये हम कैसे तय करते हैं डियर स्टूडेंट? इसके लिए आपको स्पेसिफिकली एफर्ट करना होता है और जो हमारी होस्ट सेल है उसे तैयार करना होता है कि हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वो अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर सके। क्या ऐसा होना बहुत इजी है? नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहां पर। वो है हमारे डीएनए मॉलिक्यूल का अपना नेचर। डियर स्टूडेंट, डीएनए मॉलिक्यूल चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, हम कह सकते हैं कि यह हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और अगर इसकी कंपैरिजन अगर आप सेल मेम्ब्रेन के साथ करें तो सेल मेम्ब्रेन का काफी मेजर पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ऐसे में एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का एंटर करना थ्रू दिस हाइड्रोफोबिक रीजन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है और इस चीज को फैसिलिटेट करवाने के लिए हमें एक्सटर्नली कुछ मदद लेने की जरूरत पड़ती है और यहां पर मदद के तौर पर हम यूज करते हैं हमारे डाइवैलेंट कैटायंस को, जिसका एग्जांपल हमारे सामने कैल्शियम। कैल्शियम एक डाइवैलेंट कैटायन है जो कि ऐसे हाइड्रोफिलिक डीएनए को, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसे हमारे होस्ट सेल के अंदर एंटर कराने में मदद करता है। जब कभी हम ऐसे में प्रोकैरियोटिक सेल्स को होस्ट के तौर पे यूज कर रहे होते हैं तो ये प्रोसेस जो है, यानी कि एक मीडियम से डीएनए का एंटर कराना विद इन अ लिविंग सेल, तो इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब होस्ट सेल एक यूकैरियोटिक सेल हो तो यह प्रोसेस ट्रांसफेक्शन कही जाती है। इसको लेकर भी सवाल सीधे क्रिएट हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन कब है? जब होस्ट सेल प्रोकैरियोटिक है, और ट्रांसफेक्शन कब है? जब होस्ट सेल यूकैरियोटिक है। क्लियर ये बात? हालांकि यह केवल एकमात्र तरीका नहीं है कि हम हमारे डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर करवा सकें होस्ट सेल के अंदर। कई बार जैसे प्लांट सेल के अंदर में एंटर करवाना होता है तो हमको यहां पर प्रॉपर, आप कह लीजिए कि ऐसे डिवाइसेस का भी यूज करना पड़ जाता है कि वो सेल वॉल को भी पंक्चर करके सेल के अंदर हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचा सके। तो ऐसे में हम कई बार माइक्रो इंजेक्शंस का भी यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन से आप क्या कर सकते हैं? सेल को पेनिट्रेट करते हुए डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल को, जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको आप कह लीजिए कि सेल के अंदर पहुंचा सकते हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी तरीका है जिसे हम कहते हैं बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि डीएनए को आप कह लीजिए कोट किया जाता है ओवर मेटल्स, ठीक है, जहां पर आमतौर पर गोल्ड या टंगस्टन का यूज किया जाता है, और उसे फिर आप कह लीजिए एक तरह से बॉम्बार्ड किया जाता है हमारी होस्ट सेल की तरफ, और ऐसे में हमारे डीएनए जो हैं वो हाई फोर्स के साथ एंटर कर जाते हैं विद इन द होस्ट सेल। तो ये भी तरीके आपके एनसीईआरटी के अंदर में गिवन हैं। ऑल्दो इसके अलावा भी आप कह लीजिए सर्टेन और भी टेक्निक्स रहती हैं, पर एक्सक्लूसिवली फोकस जो आपके एनसीईआरटी का है वो इन टेक्निक्स के ऊपर है। और जब हम यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर में हमारे डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे होते हैं तो यहां पर डाइवैलेंट कैटायन, जो हम यहां पर कैल्शियम का यूज करते हैं, इसके अलोंग विद हम हीट शॉक का भी यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके लिए आप कह लीजिए टेम्परेचर को सडनली काफी इंक्रीज किया जाता है, फिर सडनली काफी डाउन किया जाता है, ताकि यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाए फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये यहां पर तरीके हैं जो मेजर तौर पर यूज किए जाते हैं ताकि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर सके हमारे होस्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि अब हम उन सभी टूल्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं जो कि हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं, तो अब हम तैयार हैं कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप समझें। तो डियर स्टूडेंट, इस टेक्नोलॉजी को समझते हुए जो सबसे पहला स्टेप हमारे सामने आता है, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम होस्ट सेल। यानी कि जिस डिजायर्ड जीन को
आप यहां पर यूटिलाइज करते हुए प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसे सबसे पहले सोर्स सेल से आपको आइसोलेट करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है यह है आइसोलेशन करने का। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप यहां पर जिस सोर्स सेल के ऊपर में काम करना चाह रहे हैं, अगर वो एक फंगस सेल है, तो आप सबसे पहले उसकी सेल वॉल को ब्रेक करेंगे बाय यूजिंग काइटिनेज। क्योंकि आपको पता होता है कि फंगस की जो सेल वॉल है काइटिन की बनी होती है, तो आप सबसे पहले सेल वॉल को यहां से हटाएंगे, डिग्रेड करेंगे। और अगर यही बात हम लागू करते हैं प्लांट सेल के ऊपर में, तो सेलुलेज कह लीजिए, एंजाइम को आप यूटिलाइज करते हुए सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। जब बात होती है एनिमल सेल की, तो चूंकि वहां पर कोई सेल वॉल नहीं है, तो आप वहां पर डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को आप कह लीजिए कि पंक्चर करते हुए, आप कह लीजिए कि लाइसिस करते हुए, उसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए आप यहां पर जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब बात बैक्टीरियल सेल की होती है, तो लाइसोसोम्स को भी यूज किया जाता है यहां पर, ताकि सेल मेम्ब्रेन टूट जाए और हमारी डायरेक्ट अप्रोच जो है उसके जेनेटिक मटेरियल उसके डीएनए तक हो जाए, क्योंकि उसके डीएनए में ही है हमारा डिजायर्ड जीन। लेकिन क्या उसका डीएनए डायरेक्ट हमें यूं ऑब्जर्व हो रहा होगा? नहीं, आपको यहां पर थोड़े से और प्रयास करने होंगे। तो आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुछ प्रोटीएजेस का यूज करेंगे, ताकि अगर डीएनए के ऊपर कोई प्रोटीन्स मौजूद हैं तो वे यहां से टूटकर अलग हो जाएं। आपको पता होगा अगर यूकैरियोटिक सेल है तो डीएनए के ऊपर में हिस्टोन प्रोटीन्स बाइंड रहते हैं। आप नहीं चाहते कि हिस्टोन प्रोटीन्स कोई भी आप कह लीजिए कि डिसरप्शन करें आपके डीएनए के एक्सट्रैक्शन को, तो ऐसे में आप यहां पर प्रोटीएज यूज करते हुए हिस्टोन्स को हटवा देते हैं, या फिर और जो भी प्रोटीन मौजूद होते हैं डीएनए पर उनको यहां से रिमूव करवा लिया जाता है। साथ ही साथ जो आरएनए भी अटैच रहते हैं डीएनए के साथ में, ऐसे में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरली तौर पर नहीं रहते, पर जो ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है, आरएनए पॉलीमरेज वहां पर काम कर रहे होते, तो कुछ आरएनए भी उनके पास पाए जाते हैं, तो उनको भी यहां पर डिग्रेड करने के लिए राइबोन्यूक्लिएजेस भी हम यूज करते हैं। तो ऐसे में डीएनए के साथ जो भी डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं थ्रू दीज अदर मॉलिक्यूल्स, आरएनए या प्रोटीन्स, उनको हम यहां पर रिमूव कर देते हैं। और फाइनली फिर हम यहां पर चिल्ड इथेनॉल को यूज करके हम हमारे उस सोर्स डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यह पहला स्टेप है हमारा, जहां पर हम आइसोलेशन कर रहे हैं होस्ट डीएनए को। अगला स्टेप जो हमारा आता है, यह अगेन है सोर्स डीएनए से हमारे डिजायर्ड जीन को कैसे हम सेपरेट आउट करें। तो यह आपको पता ही है कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करते हुए और साथ ही साथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अल्टीमेटली उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को अलग कर लेते हैं जहां हमारी डिजायर्ड जीन पाई जाती है। और जहां बात आती है कि हम हमारे इस डिजायर्ड जीन को हमारे वेक्टर के साथ में अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको उसी सेम स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करना पड़ेगा, और हमारे वेक्टर को कट करने के बाद में इस तरीके से हमारे डिजायर्ड जीन के साथ लाइगेज की प्रेजेंस में एक्सपोजर देना होगा, ताकि लाइगेज इन दोनों को अटैच कर दे और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर दे। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है डियर स्टूडेंट, दैट इज थर्ड स्टेप, उसे हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। डियर स्टूडेंट, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, सबसे पहले इसकी मल्टीपल कॉपीज बने। आप ये चाहते हैं कि जब आप होस्ट सेल्स को इससे इंट्रोड्यूस करें तो मल्टीपल होस्ट सेल यहां पर ट्रांसफॉर्मेंट्स के रूप में डेवलप हो सकें, और इसके लिए आपको यहां पर मल्टीपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इनकी संख्या बढ़ाएंगे, और यही प्रोसेस कही जाती है एम्प्लीफिकेशन। इसके लिए जिस टेक्निक का हम यूज करते हैं यह है हमारी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यस स्टूडेंट, ये वो टेक्निक है जो कैरी मुलिस ने 1985 के अंदर में इंट्रोड्यूस करी थी, और आज हम इसका एक्सटेंसिवली यूज करते हैं हमारे डीएनए सेगमेंट्स के एम्प्लीफिकेशन के लिए। ये जो स्टेप है डियर स्टूडेंट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं एनसीईआरटी में, नीट लेवल पर भी होते हैं। तो क्या क्या है यहां पर, ध्यान से समझते चलिए कौन कौन से स्टेप की हम बात करने जा रहे हैं। पीसीआर जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो यहां पर चूंकि आपको मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो आपको पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। आप जब पीसीआर को
आप कह लीजिए कि कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में पीसीआर हाई टेम्परेचर पर, नॉर्मल से हाई टेम्परेचर के ऊपर में हम रन करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक ऐसा पॉलीमरेज रिक्वायर्ड रहता है जो हाई टेम्परेचर पर भी पॉलीमराइजेशन कर सके। इसके लिए हम यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज को, TAQ, टैक पॉलीमरेज। ये दरअसल वो पॉलीमरेज है जो टैक थर्मस एक्वेटिकस, इस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी पॉलीमराइजेशन कर सकता है। तो चूंकि पीसीआर पर हम हाई टेम्परेचर को आप कह लीजिए मेंटेन करते हुए पॉलीमराइजेशन करवा रहे होते हैं, ये टैक पॉलीमरेज एकदम सही है उस टेम्परेचर पर पॉलीमराइजेशन करने के लिए। क्योंकि आमतौर पर अगर आप नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को वहां पर यूज करेंगे तो शायद तक वो प्रोटीन है खुद ही डीनेचर हो जाए हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ऐसे में हम यहां पर टैग पॉलीमरेज को यूज करते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर प्राइमर्स को भी यूटिलाइज करेंगे। डियर स्टूडेंट, जब बात आती है रेप्लिकेशन की, चूंकि हम यहां पर कॉपी कर रहे हैं, तो आप यहां पर प्राइमर्स को भी आप कह लीजिए यूज करेंगे, क्योंकि बिना प्राइमर्स के पॉलीमराइजेशन शुरू हो ही नहीं सकती। दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के लिए आप यहां पर प्राइमर्स को यूज करेंगे, डीएनए प्राइमर्स को यूज करेंगे। और ऐसे में टैग पॉलीमरेज प्राइमर्स को यूटिलाइज करते हुए अब जब यहां पर सीधे तौर पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ऐसे मल्टीपल डीएनए कॉपीज बनने लग जाते हैं। और इसके लिए भी पीसीआर में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन का। डीनेचुरेशन में जो हमारे आप कह लीजिए कि टेम्पलेट डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए है, डीनेचर किया जाता है, यानी कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है। हाई टेम्परेचर देने पर ऐसा हो जाता है क्योंकि दोनों स्ट्रैंड केवल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाती हैं और दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाती हैं। सेकंड स्टेप जो आता है यह होता है प्राइमर एनीलिंग का। हम यहां पर डीनेचुरेशन के बाद में चाह रहे हैं कि प्राइमर्स जाकर जो सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए है उनके साथ में अटैच हो, तो हम यहां पर टेम्परेचर को कम कर देते हैं। डीनेचुरेशन वक्त में आपने टेम्परेचर को काफी बढ़ा दिया था, आप यहां पर लगभग 90, 95, 98 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है रीएनीलिंग कह रहा हूं मैं यहां पर फॉर प्राइमर्स, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड का अटैच होना भी अनीलिंग कहलाता है, पर हम यहां पर कह रहे हैं अनीलिंग फॉर प्राइमर्स। तो प्राइमर की अनीलिंग के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 40 to 60 डिग्री के आसपास में किया जाता है। और तब ये प्राइमर्स जाकर टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के साथ में पेयर कर जाते हैं, और जब ये पेयर कर जाते हैं फिर यहां पर पॉलीमराइजेशन हो सकती है। तो तीसरा स्टेप यहां पर रहता है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन मतलब है पॉलीमराइजेशन। 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में टैग पॉलीमरेज अब इस डीएनए के ऊपर में पॉलीमराइजेशन करता है, और अल्टीमेटली हम पाते हैं कि दो जो डीएनए स्ट्रैंड्स अलग अलग हुए थे, अब इनसे 2 कंप्लीट डीएनए बन चुके होते हैं। यही प्रोसेस जब मल्टीपल टाइम्स साइकिल में चल रही होती है तो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यह तरीका है यहां पर एम्प्लीफिकेशन करने का ऑफ आवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब अगला स्टेप जो है हमारा यहां पर, दैट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन आवर होस्ट सेल्स, जिसको लेकर हमने अभी कुछ समय पहले ही बात करी है कि आखिरकार कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है होस्ट को। उन टेक्निक्स को यूज करते हुए हम यहां पर हमारे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। लेकिन अगेन यहां पर हो सकता है कि कुछ होस्ट सेल्स के अंदर में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना पहुंच पाए। ऐसे सेल्स हमारे काम के नहीं हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स जो हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं इनको अलग कर लिया जाता है, और इसमें यूजफुल रहते हैं हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप यहां तक का भी जो भी स्टेप हमारे माइंड में है वो क्लियर हो चुका है। अब चूंकि हमारा होस्ट सेल हम अपने अंदर में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवा चुका है, तो अब उसके अंदर हमारी डिजायर्ड जीन का एक्सप्रेशन होना भी जरूरी है। इसके लिए हम प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे उस होस्ट सेल को, और तैयार करते हैं कि वो ना केवल खुद डिवाइड करे बल्कि हमारी डिजायर्ड जीन का एक्सप्रेशन करते हुए हमारे रिक्वायर्ड प्रोटीन्स भी बनाना शुरू कर दे। ये प्रोटीन्स हो सकता है वैक्सीन्स हो, एंटीबायोटिक्स हो, या स्पेसिफिक तरह के एंजाइम्स हो। डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम
एक डिवाइस का यूज करते हैं जो कि प्रॉपर एनवायरमेंट, प्रॉपर पीएच सब कुछ प्रोवाइड करे उन सेल्स को ताकि वो ग्रो करें। ऐसे जो डिवाइस हैं इनको कहा जाता है बायो रिएक्टर्स। डियर स्टूडेंट, बायो रिएक्टर्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर आप कह लीजिए प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड रहता है ताकि हमारे वे होस्ट सेल्स ग्रो करें, मतलब अपनी नंबर में ग्रो करें, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर एक्सप्रेशन हो हमारे डिजायर्ड प्रोटीन्स का भी। तो इसके लिए आप यहां पर प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, ऑक्सीजन की सप्लाई, साथ ही साथ में जो सॉल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, ये सब मेंटेन करते हैं इस बायो रिएक्टर में। बायो रिएक्टर्स के अंदर में आप कह लीजिए स्पेसिफिक तरह के आप कह लीजिए सिस्टम्स पाए जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे इन होस्ट सेल को ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके और एक्सप्रेशन कर सके डिजायर प्रोटीन का। इसके अंदर में एगिटेटर सिस्टम रहता है जो कि प्रॉपर आप कह लीजिए कि मीडियम को लगातार रोटेट करता रहता है ताकि कहीं पर भी आप कह लीजिए कि वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह का आप कह लीजिए जमाव ना हो, ठीक है। एगिटेटर सिस्टम होता है इसके अंदर में, फिर फोम रिमूवल सिस्टम रहता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, टेम्परेचर मेंटेनिंग सिस्टम रहता है, फिर आप कह लीजिए कि जो भी हम यहां पर मीडियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए भी पोर्टल्स होते हैं, ठीक है। जो इंसर्शन पोर्टल्स होते हैं उनके थ्रू हम मीडियम के अंदर में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम रिमूव भी करते हैं, उनके लिए रिमूवल पोर्टल्स भी होते हैं। तो ऐसे में ये प्रॉपर जो सिस्टम है बायोरिएक्टर्स का, इसके अंदर हमारे जो होस्ट सेल्स हैं ये ग्रो भी करेंगे और हमारे डिजायर्ड प्रोटीन्स को बनाएंगे भी। हमारे ये बायोरिएक्टर्स जो है ये मेजर तौर पर दो तरीके के हैं। एक तरफ है सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरी तरफ है स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो एक बेसिक चीज को लेकर है। दरअसल जो सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है इसमें जो हमारी यहां पर एगिटेटर सिस्टम होता है ये लगातार इसे रिवॉल्व कराते रहता है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर में फॉर्म्स भी जनरेट होते हैं जिसका रिमूवल सिस्टम भी इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जबकि स्पार्ज जो सिस्टम है इसमें ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बबल्स के थ्रू होती है जिससे कि प्रॉपर ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट मीडियम अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो सिस्टम है इनको यूटिलाइज करते हुए हम हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर होस्ट सेल्स। तो क्लियर है ये बात। अब फाइनली हम यहां पर आखिरी स्टेप के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की। डियर स्टूडेंट, चूंकि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज आप कह लीजिए एप्लीकेशन की जो बात करी थी वो था कि हम हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्राप्त करना चाहते हैं किन्हीं ऑर्गेनिज्म से। तो यहां पर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, जो भी प्रोटीन्स हमारे ये सेल्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे होस्ट सेल्स एक्सप्रेस कर रहे हैं विद इन बायोरिएक्टर्स, अब इनको हमें आइसोलेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और प्यूरिफाई करना होता है। तो इसके लिए आप यहां पर प्रॉपर कह लीजिए कि एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स का यूटिलाइजेशन करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे उन प्रोटीन्स का ताकि वो प्रॉपर आप कह लीजिए यूज के लिए तैयार रहें और जो फाइनली हमारा काम है उन प्रोटीन्स का एप्लीकेशन वो हम ह्यूमन के वेलफेयर में कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इस सेशन में काफी चीजें देखी हैं इन डिटेल। आई होप हर एक स्टेप पर आप मेरे साथ बने रहे हैं और हर एक बारीकी को आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है। डियर स्टूडेंट, आपकी एनसीईआरटी में ही ये सारी बातें जो है एक्सप्लेन कर रखी हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी के साथ आप तक पहुंचाने की मेरी जो ये कोशिश है, आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट, इसके हर एक पॉइंट जहां जहां पर से आप कह लीजिए क्वेश्चन अराइज बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, मैंने आप सब डिस्कस किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जहां जहां से पूछे जाते रहे हैं क्वेश्चन, उनको लेकर भी हमने बात करी। जैसे डीएनए के आप कह लीजिए कि नेचर को लेकर भी सवाल किया गया था। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आपसे ये भी पूछा गया था कि किस आप कह लीजिए मॉलिक्यूल को यूज करते हुए आप डीएनए को
ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एथिडियम ब्रोमाइड इसका आपके सामने एग्जाम्पल था। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर को डिस्कस करते हुए फाइनली अब हमारे बायोटेक्नोलॉजी के दोनों ही जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का ये सेशन अगेन आप सभी के लिए बेहद यूजफुल रहे। इसे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फर्दर आगे भी ये क्रम बरकरार रहेगा, आप सभी तक और भी ऐसे पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे ताकि आपके रिवीजन में कहीं कोई अड़चन ना आने पाए। तो मिलते हैं अगेन अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू।